हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। निवास स्थान के आधार पर कर का भार, सेक्शन 5। तो लास्ट क्लास में हमने निवास स्थान के आधार पर करदाता को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये हमने पढ़ा था। साधारण निवासी करदाता, असाधारण निवासी करदाता और अनिवासी करदाता। यानी निवास स्थिति के आधार पर करदाता को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। इन 3 प्रकार के करदाताओं को अपनी किस किस इनकम पर कर देना होगा, टैक्स देना होगा, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सेक्शन 5 को ही कहा जाता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, करदाता की कुल आय का दायरा, क्षेत्र। दायरा मीन्स एक करदाता को अपनी कौन कौन सी आय पर कर देना होगा, उसकी कौन कौन सी आय कर के दायरे में आती है, ये हमें सेक्शन 5 बताता है। तो 3 प्रकार के करदाता हमने देखे हैं, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी करदाता। ठीक है। अच्छा, एक करदाता को जो आय प्राप्त हो सकती है, एक व्यक्ति को जो आय प्राप्त हो सकती है, या तो वो इंडिया में अर्न हुई होगी, इंडिया से संबंधित आय होगी, या फिर आउटसाइड इंडिया की आय होगी, यही तो हो सकती है। या तो इंडिया से रिलेटेड आय होगी या फिर आउटसाइड इंडिया की आय होगी। अब कौन से करदाता को कौन सी इनकम पर टैक्स देना है, ये हम देखते हैं। देखिए, इन इंडिया इनकम अक्रूड और अराइज और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, भारत में उपार्जित या उदय हुई या फिर भारत में उपार्जित और उदय हुई मानी गई आय। ऐसी आय जो कि भारत में उपार्जित हुई है, यानी जो बिज़नेस किया गया है, जो प्रोफेशन किया गया है, जो जॉब की गई है, जो भी एक्ट किया है जिसकी वजह से इनकम अराइज हुई है, अक्रू हुई है, वो इंडिया में किया गया है। तो ऐसी आय जो इंडिया में किए गए किसी कार्य की वजह से अर्न हुई है, वो तीनों ही प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है। अगर बिजनेस प्रोफेशन इंडिया में किया गया है, उसे जो इनकम अर्न होगी वो उसे इनकम अर्नड इन इंडिया कहा जाएगा। जॉब इंडिया में की गई है, उसके लिए जो सैलरी मिली है उसे इनकम अर्नड इन इंडिया कहा जाएगा। कोई प्रॉपर्टी है जो इंडिया में है, उसके यूजेस से कोई इनकम अर्न हुई है तो उसे इनकम अर्नड इन इंडिया, अराइज इन इंडिया कहा जाएगा। तो भारत में अर्जित इनकम, उपार्जित, अर्नड इनकम, तीनों ही प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इनकम रिसिप्ट और डीम्ड टू बी रिसिप्ट इन इंडिया। ऐसी आय जो भारत में प्राप्त हुई है या फिर प्राप्त मानी गई है, ऐसी आय भी तीनों ही प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल होगी, कर योग्य होगी। तीनों ही प्रकार के करदाताओं को ऐसी आय पर कर देना होगा। इनकम रिसिप्ट इन इंडिया, अब चाहे जो आय प्राप्त हुई है उसके लिए जो कार्य किया गया था वो विदेश में किया गया हो, लेकिन अगर उसकी आय भारत में प्राप्त हुई है तो उसे इनकम रिसिप्ट इन इंडिया कहा जाएगा और वो तीनों ही प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल होगी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मिस्टर एक्स हैं, वो फ्रांस में जॉब करते हैं। ठीक है। अब उन्होंने किसी प्रीवियस ईयर में अपने एम्प्लॉयर से कहा कि मेरी जो सैलरी है वो डायरेक्टली मेरी फैमिली जो कि इंडिया में रहती है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, या मेरी फैमिली के पास पहुंचा दीजिए मेरी सैलरी। और उनके एम्प्लॉयर ने ऐसा ही किया, उनकी सैलरी इंडिया में उनकी फैमिली के पास पहुंचा दी। अब देखो, उन्होंने जॉब तो कहाँ की है, फ्रांस में, आउटसाइड इंडिया, बट सैलरी कहाँ रिसिप्ट हो रही है, इंडिया में। तो इसे क्या कहा जाएगा, इनकम रिसिप्ट इन इंडिया। और अब मिस्टर एक्स की रेजिडेंशियल स्टेटस चाहे कोई भी हो, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, उनके लिए ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, माना मिस्टर एक्स ने अपनी वो सैलरी वहीं पर फ्रांस में रिसीव की और उसके बाद उन्होंने उस सैलरी में से पूरी सैलरी या उसका कोई भी पार्ट इंडिया में अपनी फैमिली के पास भेज दिया, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इससे इनकम रिसिप्ट इन इंडिया नहीं कहा जाएगा। इस केस में उन्होंने जॉब भी
आउट ऑफ इंडिया की है, उन्हें सैलरी भी आउट ऑफ इंडिया ही मिली है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकम रिसिप्ट इन इंडिया की, जबकि ये क्या है, रेमिटेंस ऑफ इनकम, उन्होंने रेमिट की है, भेजा है बाद में। तो मतलब इनकम रिसिप्ट इन इंडिया से हमारा जो मीनिंग है वो इनकम की फर्स्ट टाइम रिसिप्ट होने से है, आय की प्रथम बार की प्राप्ति ही, प्राप्त होने का वर्ष एवं स्थान निर्धारित करती है। यदि कोई करदाता अपनी कोई आय एक देश में प्राप्त कर लेता है और फिर उसे दूसरे देश में ले जाता है तो यह आय पहले वाले देश में ही प्राप्त होगी, दूसरे देश में नहीं। दूसरे देश में तो आय का हस्तांतरण होगा, ट्रांसफ़र होगा। क्लियर है? तो अगर कोई भी इनकम भारत में प्राप्त हुई है या भारत में प्राप्त समझी गई है तो वो भी तीनों ही करदाताओं के लिए टैक्सेबल होगी। अब देखो दोनों में ही है, इन इंडिया है, मतलब आपने कोई भी इनकम इंडिया में अर्न की तो तीनों के लिए टैक्सेबल, और इंडिया में प्राप्त की, चाहे कहीं पर भी अर्न की हो, कहीं पर भी अक्रू की हो, इंडिया में प्राप्त की तो भी तीनों ही करदाताओं के लिए टैक्सेबल होगी। इन इंडिया है, तीनों में ही टैक्सेबल होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऐसी इनकम की जो आउटसाइड इंडिया अर्न की गई है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, जो आय अर्जित की है वो भारत के बाहर की है, भारत के बाहर किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन से, फिर भारत के बाहर जॉब करने से, भारत के बाहर किसी संपत्ति से कोई इनकम हमें अराइज हुई है, अक्रूड हुई है, उपार्जित हुई है। लेकिन जो अराइज हुई है इनकम वो किस वजह से हुई है? बिजनेस इज कंट्रोल्ड एंड प्रोफेशन इज सेटअप ऑफ इंडिया, बिजनेस की वजह से हुई है, और ऐसे बिजनेस की वजह से हुई है जिसका कंट्रोल भारत से किया जाता है। बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। अगर ऐसा केस है तो साधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगी और असाधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है, एनआरआई के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। और बाहर की इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड ना होकर किसी और केस से रिलेटेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ साधारण निवासी करदाता के लिए ही टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। इसे एक बार वापस समझते हैं। इनकम अर्न और अराइज तो आउटसाइड इंडिया हुई है, लेकिन किसकी वजह से अराइज हुई है? ऐसे बिजनेस की वजह से जो इंडिया से कंट्रोल किया जाता है, या फिर ऐसे प्रोफेशन की वजह से जिसका सेटअप इंडिया में है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों के लिए टैक्सेबल होगी, एनआरआई के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा और किसी सोर्स से इनकम अराइज हुई है, और किसी सोर्स मीन्स मैंने आपको बताया था इनकम के हमारे 5 हेड हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें से अगर हम बिजनेस एंड प्रोफेशन को हटा दें तो हमारे पास बाकी 4 हेड्स कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस और अदर सोर्सेज। मतलब इन 4 हेड में से किसी की वजह से कोई इनकम अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर? चलो एक बार वापस रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसी इनकम जो इंडिया में अक्रू हुई है या इंडिया में अक्रू समझी गई है, सभी के लिए टैक्सेबल होगी, तीनों करदाताओं के लिए। ऐसी आय जो भारत में प्राप्त हुई है, भले ही विदेश में अर्जित हो लेकिन प्राप्त भारत में हुई है, वो भी तीनों ही करदाताओं के लिए टैक्सेबल होगी। आउटसाइड इंडिया पे आते हैं। ऐसी इनकम जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है लेकिन बिजनेस सेटअप या प्रोफेशन सेटअप इंडिया से कंट्रोल किया जाता है, तो वो साधारण निवासी और असाधारण निवासी इन दोनों के लिए टैक्सेबल होगी, अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। और किसी और वजह से इनकम भारत के बाहर उपार्जित हुई है तो वो सिर्फ साधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो अपनी हर इनकम पर ही टैक्स देना है। देखो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट साधारण निवासी जो है उसे अपनी सारी ही इनकम पर, सारी ही आय पर, चाहे वो कहीं भी अर्जित की हो, कहीं भी प्राप्त की हो, उसे तो टैक्स देना ही है। असाधारण निवासी को
इंडिया की इनकम पर तो टैक्स देना ही है, इंडिया में अर्न की या इंडिया में प्राप्त की, और विदेश की ऐसी इनकम जो बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसका सेटअप इंडिया से हो उस पर भी टैक्स देना है। एनआरआई को सिर्फ उसी इनकम पर टैक्स देना है जो भारत से संबंधित हो, ठीक है। जो एनआरआई की जो इनकम भारत से संबंधित है उससे सिर्फ उसी पर ही टैक्स देना है। आउटसाइड इंडिया वाली इनकम पर एक एनआरआई को टैक्स नहीं देना है। क्लियर? अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? पास्ट ईयर अक्यूमुलेटेड फॉरेन इनकम विच हैज़ बिन ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। गत वर्ष के पूर्व की विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई हो, यानी प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, उससे पहले की इनकम है, लेकिन करदाता उसको प्रीवियस ईयर में यानी गत वर्ष में भारत में लेकर आया है, तो ऐसी इनकम पर किसी भी करदाता को कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो गत वर्ष की इनकम ही नहीं है, गत वर्ष से पूर्व की इनकम है, ठीक है। और हम किस इनकम पर कर की बात कर रहे हैं? गत वर्ष की इनकम पर। तो अगर गत वर्ष की पूर्व की इनकम गत वर्ष में भारत में लाई जाती है तो उस पर किसी भी करदाता पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? तो निवास स्थिति के आधार पर जो करदाता हैं उन्हें अपनी कौन कौन सी आय पर कर देना है ये हमने देखा स्कोप ऑफ टोटल इनकम में। हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो ये रूल्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 रामचंद्र हैड द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम्स। सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान। अच्छा देखो, सैलरी की इनकम रिसीव तो हुई है इंडिया में, बट सर्विस कहाँ की गई है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया यानी पेशे से आए तो है भारत में, पेशा कहाँ पर है? भारत में, इनकम जापान में रिसीव हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इनकम इन मलाया, आउट ऑफ विच ₹30,000 वॉज रेमिटेड टू इंडिया। प्रॉपर्टी से इनकम हुई है मलाया में यानी आउट ऑफ इंडिया में, उसमें से 30,000 बाद में भारत में रेमिट कर दिए, तो रेमिटेंस से हमारा मतलब नहीं है। हम जो देखते हैं इनकम फर्स्ट टाइम कहाँ पर रिसिप्ट हुई है, तो फर्स्ट टाइम तो मलाया में हुई है। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। इंदौर इंडिया में है तो प्रॉफिट अर्न हुआ है बिजनेस से जो कि इंडिया में है। एग्रीकल्चर इनकम इन केन्या, केन्या आउट ऑफ इंडिया की कृषि आय, ठीक है, इसको भी बताएंगे। प्रॉफिट्स फ्रॉम ए बिजनेस कैरिड ऑन एच नेपाल बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब ये सेकंड वाला आ गया आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में बिजनेस है नेपाल में, बट उसका कंट्रोल कहाँ से है? इंडिया से। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम यूएसए। गत वर्ष के प्रॉफिट्स जिन पर टैक्स नहीं लगा है वो यूएसए से भारत में लाए गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ रामचंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इफ ही इज रेजिडेंट, सेकेंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड थर्ड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। उसकी निवास स्थिति के आधार पर तीनों ही प्रकार के निवास स्थान के लिए उसकी कुल आय की गणना करनी है मिस्टर रामचंद्र की। सॉल्यूशन देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्री रामचंद्र। अच्छा, सबसे फर्स्ट क्या था? पाकिस्तान में दी गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन। इनकम रिसीव कहाँ पर हुई है? इनकम रिसीव कहाँ पर हुई है? भारत में। तो भारत में रिसीव्ड इनकम तीनों ही प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल है। तो ये देखिए तीनों ही प्रकार के करदाताओं में हमने से टैक्सेबल कर दिया क्योंकि उसकी जो इनकम है वो इंडिया में रिसीव्ड हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? भारत में पेशे से आय जो जापान में प्राप्त हुई। तो भले ही जापान में प्राप्त हुई है बट अर्न्ड कहाँ पर हुई है? भारत में। अक्रू कहाँ पर हुई है? प्रोफेशन कहाँ पर है? भारत में। तो जब भारत की बात आ रही है तो तीनों ही प्रकार के करदाताओं के लिए अगेन टैक्सेबल हो गई। थर्ड क्या था? मलाया में संपत्ति से आए। मलाया में संपत्ति से आए है, आउट ऑफ इंडिया की इनकम है और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है। तो जब आउट ऑफ इंडिया की इनकम होती है और बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है तो वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। देखा था हमने ऊपर फॉर्मेट में, तो ये सिर्फ साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी। अच्छा, इसमें से 30,000 रुपये बाद में भारत भेज दिए, रेमिटेंस है,
फर्स्ट रिसिप्ट नहीं है, उससे हमारा कोई लिंक नहीं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। इंदौर में जो हमारा बिजनेस है उससे हमें प्रॉफिट अर्न हुआ। इंडिया में बिजनेस है, तो इंडिया में जब बिजनेस है तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, अगेन तीनों के लिए टैक्सेबल हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर इनकम इन केन्या। केन्या आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया की कृषि आय। देखो आउट ऑफ इंडिया की इनकम है, तो आउट ऑफ इंडिया में अगर बिजनेस की इनकम होती है जिसका सेटअप इंडिया से हो तो 2 में टैक्सेबल होता है, अदर कोई इनकम होती है तो सिर्फ 1 में यानी साधारण निवासी में टैक्सेबल होता है। तो एग्रीकल्चर इनकम इन केन्या सिर्फ हमारा साधारण निवासी में ही टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आउटसाइड इंडिया की इनकम है और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है। अच्छा एग्रीकल्चर इनकम के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत में अगर एग्रीकल्चर इनकम होती, इंडिया से रिलेटेड एग्रीकल्चर इनकम होती तो वो सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त होती है, लेकिन यहाँ जिस एग्रीकल्चर इनकम की बात की गई है वो विदेशी केन्या की कृषि आय है, इसलिए वो निवासी करदाता के लिए टैक्सेबल है, कर योग्य है। एग्रीकल्चर इनकम पर हम एक पूरी क्लास लेंगे, एक आपका टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक है, थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से एग्रीकल्चर इनकम में से, तो एक क्लास में हम आपका वो पूरा टॉपिक लेंगे एग्रीकल्चर इनकम। तो भारत में जो कृषि आय होती है वो सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर मुक्त होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेपाल में चलाए जाने वाले व्यापार से लाभ जिसका नियंत्रण भारत से होता है। प्रॉफिट्स फ्रॉम ए बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। देखो आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है, बट ऐसे बिजनेस की बात हो रही है जिसका कंट्रोल इंडिया से होता है। तो हमने देखा था ऐसी इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों के लिए टैक्सेबल होती है, तो यहाँ देखो दोनों में टैक्सेबल किया हमने इसको, एनआरआई में टैक्सेबल नहीं होगी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, गत वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत लाए गए भूतकालीन लाभ जिन पर पहले भी कर नहीं लगा था। प्रीवियस ईयर से भी पहले के प्रॉफिट्स हैं जिन पर पहले टैक्स नहीं लगा था, लेकिन प्रीवियस ईयर में इंडिया में लाए जा रहे हैं, वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं ही नहीं, उससे पहले के प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, तो कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी ये हमने देख लिया। टोटल किया तो रेजिडेंट को तो अपनी टोटल कितनी इनकम पर टैक्स देना है, 5,40,000 पर। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो उन्हें 3,80,000 पर टैक्स पे करना है, और अगर उनकी रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट का है तो उन्हें 1,80,000 की इनकम पर टैक्स पे करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट हमने लिया है आपकी बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। श्री दिनेश चंद्र ने कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से संबंधित गत वर्ष में कमाई गई कर योग्य आय के संबंध में निम्न विवरण प्रस्तुत किया है। दिनेश चंद्र की जो इनकम थी 2020-21 उसकी जो डिटेल्स हमें दिए हैं, क्या दिया है, जापान के विकास बॉन्ड्स पर ब्याज। देखो जापान के विकास बॉन्ड्स पर यानी डेवलपमेंट बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट मिला है श्री दिनेश चंद्र को कितना मिला है, 1 लाख रुपीज़, जिसका आधा भाग भारत में प्राप्त किया, हाफ यानी 50,000 तो उसको भारत में मिला और 50,000 जापान में मिला। तो जो डायरेक्टली उसको इंडिया में मिला है वो तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, जो भारत में प्राप्त किया वो तीनों के लिए टैक्सेबल, और जो उसको भारत के बाहर मिला है वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। क्लियर। सेकंड, पाकिस्तान में कृषि से आए जिसे वहीं पर प्राप्त किया परंतु बाद में भारत भेज दिया, रेमिट कर दिया, उससे हमारा मतलब नहीं है। प्राप्त कहाँ किया, पाकिस्तान में। कृषि आय कहाँ की है, पाकिस्तान की, यानी ये आ जाएगा आउटसाइड इंडिया वाले में, देखेंगे हम किस में आएगा ये। नेक्स्ट क्या है, बर्मा में व्यापार से अर्जित आय जिसका नियंत्रण भारत से होता है, यानी आउटसाइड इंडिया की इनकम है बट बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी द्वारा मई 2019 में चुकाया गया लाभांश जिसे भारत के बाहर प्राप्त किया। इंडियन कंपनी है यानी इंडिया में अक्रू हुआ है डिविडेंड, तो भले ही रिसिप्ट कहाँ पर हुआ है, भारत के बाहर हुआ है। अक्रूड तो कहाँ पर है, अर्न कहाँ पर है, इंडिया में अर्न है। ठीक है। गत वर्ष 2015-16 के लाभ गत वर्ष में भारत लाए गए।
यानी 15-16 के प्रॉफिट्स हैं। और हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है अभी 2019-20, यानी गत वर्ष से पहले के लाभ हैं जो भारत में लाए गए हैं, तो ये किसी में भी टैक्सेबल नहीं होंगे। जयपुर में व्यवसाय से आय जिसका नियंत्रण नेपाल से किया जाता है। जयपुर में व्यवसाय से आय जिसका नियंत्रण नेपाल से किया जाता है। कोई बात नहीं, अर्न तो कहाँ पर है, व्यवसाय कहाँ पर है हमारा, जयपुर में है। ठीक है, इंडिया की बात हो रही है, तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदौर में मकान के विक्रय से लाभ परंतु श्रीलंका में प्राप्त किया। रिसीविंग श्रीलंका में हो रही है, बट अर्न कहाँ पे हो रही है, अक्रू कहाँ पे हो रही है इनकम, इंदौर कहाँ पर, इंडिया, तो इंडिया की इनकम तीनों में टैक्सेबल हो जाएगी। भूतपूर्व भारतीय नियोक्ता से पेंशन जिसे जर्मनी में प्राप्त किया। हमारा एक्स एम्प्लॉयर है, उसे पेंशन मिली, कहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो कहाँ का है, इंडिया का, भारतीय नियोक्ता है, जर्मनी में रिसीव हुई है। अक्रूड तो इंडिया में ही है, तीनों में टैक्सेबल होगी। श्री राम गोपाल जो एक अनिवासी हैं से भारत में संचालित व्यापार के लिए दिए गए ऋण पर मलेशिया में प्राप्त ब्याज। श्री राम गोपाल जो एक NRI हैं, भारत में संचालित व्यापार के लिए दिए गए ऋण पर, उनको भारत में उनका कोई बिजनेस है उसके लिए लोन दिया है और उस पर हमें इनकम मिली है, इंटरेस्ट इनकम, और वो कहाँ पर रिसीव हुई है, मलेशिया में। देखेंगे आगे, समझाएंगे इसको। श्री कपिल जो एक निवासी है, भारत के बाहर संचालित व्यापार के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवा के लिए अफगानिस्तान में प्राप्त फीस 40,000 रुपये। ठीक है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री दिनेश चंद्र की सकल कुल आय की गणना कीजिए, ग्रॉस टोटल इनकम की, यदि वह भारत में निवासी हो, असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो। यानी वही कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम इफ ही इज रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, NR। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जापान के विकास बॉन्ड्स पर ब्याज जिसका आधा भाग भारत में प्राप्त किया। देखो, आउटसाइड इंडिया की इनकम है, आउटसाइड इंडिया वाले पर आ जाओ। आउटसाइड इंडिया में बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, एनी अदर केस की इनकम है, लेकिन आधा भाग भारत में प्राप्त किया, इसलिए हम इस इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिसीव्ड इन इंडिया और रिसीव्ड इन जापान। जो इंडिया में रिसीव्ड हुई है इनकम वो तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। जितना पार्ट इंडिया में रिसीव्ड हुआ है 50% है, तो 50,000 तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। और जो जापान में रिसीव्ड हुआ है वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में कृषि से आय जिसे वहीं प्राप्त किया परंतु बाद में भारत भेज दिया। एग्रीकल्चर इनकम है, इंडिया की नहीं है, इंडिया की होती तो सभी के लिए टैक्स फ्री होती। आउट ऑफ इंडिया की टैक्सेबल इनकम है, आउट ऑफ इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम है तो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। तो लेटर ऑन रेमिटेड से हम नहीं देखते, हम फर्स्ट टाइम रिसिप्ट को देखते हैं, पहली बार वहीं प्राप्त किए हैं। तो आउटसाइड इंडिया वाला जो हमने देखा था, देखो आउटसाइड इंडिया पे एक बार वापस आते हैं। ये देखो, हमने देखा था आउटसाइड इंडिया की अगर इनकम है तो अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन की है तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी दोनों में टैक्सेबल हो जाएगी, और एनी अदर केस है तो सिर्फ रेजिडेंट में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम है, इट मीन्स एनी अदर केस है, एनी अदर केस मीन्स रेजिडेंट में टैक्सेबल हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर किया है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रेमिटेड इन इंडिया, तो सिर्फ रेजिडेंट में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बर्मा में व्यापार से उपार्जित आय जिसका नियंत्रण भारत से होता है। आउट ऑफ इंडिया की इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो फर्स्ट 2 में टैक्सेबल हो जाएगा, रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 4, भारतीय कंपनी द्वारा मई 2019 में चुकाया गया लाभांश जिसे भारत के बाहर प्राप्त किया गया हो। देखो, भारतीय कंपनी द्वारा लाभांश चुकाया गया है, ठीक है, तो वैसे तो तीनों में टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन एक बार नोट्स पे आते हैं। देखो, भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश भारत में उपार्जित हुआ माना जाएगा और फिर तीनों में टैक्सेबल होगा। इस कारण सभी प्रकार के निवासियों के लिए कर योग्य होता है, परंतु धारा 1034 के तहत घरेलू कंपनियों से प्राप्त लाभांश 10 लाख रुपए तक कर मुक्त होता है। इसको एक बार वापस समझो। देखो, वैसे तो इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया है,
इंडिया में अर्नड है, इंडिया में अक्रूड है, तो तीनों ही प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन हमारे इनकम टैक्स की सेक्शन 1034 के अनुसार इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड रिसीव्ड होता है उसको 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया हुआ है। और यहाँ पर कितना डिविडेंड रिसीव हो रहा है? यहाँ पर जो डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख है, इट मीन्स ये तीनों ही प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्स फ्री है। ठीक है। डिविडेंड पेड इन मई 2019 बाय इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से है इसलिए तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए ये टैक्स फ्री है क्योंकि 10 लाख से कम है। इसके बाद नेक्स्ट था गत वर्ष 2015-16 के लाभ गत वर्ष में भारत लाए गए, तीनों के लिए टैक्स फ्री है, किसी पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है जयपुर में व्यवसाय से आय जिसका नियंत्रण नेपाल से किया जाता है। बिजनेस कहाँ पर है? जयपुर में, इंडिया में। इट मीन्स इनकम कहाँ अर्न हो रही है, कहाँ पर अक्रू हो रही है? इंडिया में। तो तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन जयपुर विच इज़ कंट्रोल फ्रॉम नेपाल। नेक्स्ट, इंदौर में मकान के विक्रय से लाभ परंतु श्रीलंका में प्राप्त किया। इंदौर में मकान के विक्रय से लाभ, इंदौर इंडिया, इट मीन्स इनकम अर्नड कहाँ पर हो रही है? इंडिया में। अब कहीं पर भी प्राप्त किया हो, अर्नड अगर इंडिया में हो गई तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एट इंदौर बट रिसीव्ड इन श्रीलंका, श्रीलंका में रिसीव हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अर्न कहाँ पर हुई है, अर्जित कहाँ पर हुई है? इंडिया में, तो तीनों में टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, भूतपूर्व भारतीय नियोक्ता से पेंशन जिसे जर्मनी में प्राप्त किया। पेंशन कौन दे रहा है? इंडियन एम्प्लॉयर, एक्स इंडियन एम्प्लॉयर, यानी पेंशन अर्नड कहाँ पे हुई है? इंडिया में। अब कहीं पर भी प्राप्त की हो, तीनों के लिए ही टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? श्री राम गोपाल जो एक अनिवासी हैं से भारत में संचालित व्यापार के लिए दिए गए ऋण पर मलेशिया में प्राप्त ब्याज। अब देखो, एक एनआरआई को हमने लोन दिया, उस लोन पे हमें इंटरेस्ट मिला, और लोन किस लिए दिया? उसका जो बिजनेस है वो इंडिया में रन होता है। ठीक है, भारत में संचालित व्यापार के लिए हमने लोन दिया, तो जो इंटरेस्ट अर्न हुआ वो कहाँ पर हुआ? इंडिया में अर्न हुआ। रिसिप्ट हमें कहाँ पर हो रहा है? मलेशिया में। लेकिन जो इंटरेस्ट की अर्निंग है, अर्जित हुआ है, उपार्जित हुआ है, वो कहाँ हुआ है? इंडिया में। इसलिए तीनों में ही टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन मलेशिया फ्रॉम NRI अगेंस्ट अ लोन प्रोवाइडेड टू रन अ बिजनेस इन इंडिया, बट टैक्सेबल होगा तीनों ही करदाताओं के लिए। नेक्स्ट है, श्री कपिल जो एक निवासी है भारत के बाहर संचालित व्यापार के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवा के लिए अफगानिस्तान में प्राप्त फीस 40,000 रुपये। श्री कपिल को हमने टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। कहाँ पर करवाई हैं टेक्निकल सर्विस? भारत के बाहर संचालित व्यापार के लिए, यानी आउटसाइड इंडिया में हमने सर्विसेज दी हैं। और हमें जो अमाउंट मिला है, जो फीस रिसिप्ट हुई है, वो भी अफगानिस्तान में मिली है, यानी सर्विसेज भी आउट ऑफ इंडिया दी गई हैं और फीस भी आउट ऑफ इंडिया मिली है। तो आउट ऑफ इंडिया में एनी अदर केस में, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन का केस नहीं है, एनी अदर केस में सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है, ये हम देख चुके हैं। तो फीस रिसीव्ड इन अफगानिस्तान फ्रॉम ए रेजिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, रिसिप्ट भी आउटसाइड इंडिया है और अर्नड भी आउटसाइड इंडिया है, तो सिर्फ रेजिडेंट में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? सारी इनकम जो जो उनकी थी किस किस में टैक्सेबल होंगी वो देख लिया हमने। तो ग्रॉस टोटल इनकम रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल है 9,50,000, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है 6,60,000 और NRI के लिए 3,60,000। ये जो नोट्स में दिया है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार रीड कर लेते हैं। आय प्राप्ति का स्थान प्रथम प्राप्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है, हस्तांतरण द्वारा नहीं। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला था, जापान में बॉन्ड से आए, तो जो फर्स्ट प्राप्ति थी उसकी 50,000 इंडिया में, वो हमने तीनों में टैक्सेबल की थी। ठीक है, और एक और पॉइंट था इसमें, पाकिस्तान में कृषि से आए जिसे बाद में भारत भेज दिया, तो बाद में भारत भेजने से संबंध नहीं है, प्रथम प्राप्ति को ही प्राप्ति का स्थान माना जाता है। तो नेक्स्ट क्या नोट दिया है?
भारत में व्यापार की आय सभी करदाताओं के लिए कर योग्य होती है, भले ही उस व्यापार का नियंत्रण भारत के बाहर से किया जाता है। मैंने समझा दिया ऊपर आपको। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश भारत में उपार्जित माना जाएगा। करेक्ट है। इस कारण सभी प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल होता है, परंतु धारा 1034 के तहत घरेलू कंपनियों से प्राप्त लाभांश 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है। तो हमने ऊपर टैक्स फ्री किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि 10 लाख रुपए से कम था। क्लियर है। आई थिंक इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। निवास स्थान के आधार पर कर दायित्व का निर्धारण, किस प्रकार के करदाता के लिए उसकी कौन सी आय टैक्सेबल होगी, ये हमने आज सीखा। थैंक यू।